नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे दिल्ली धमाकों के पाकिस्तान से जुड़ते हुए तार की। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में खून बहाने के बाद आतंकी कितने ज्यादा खुश हैं। हालांकि ये जो उनकी खुशी है बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन और यूक्रेन की बड़ी साजिश की गई है, जो एक और वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। और चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट की। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया है। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दिल्ली में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है। आतंकी उमर वीडियो में मास्क पहने नजर आ रहा है। आपको बताएं कि तुर्कमान गेट का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो पूरी जानकारी क्या सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो खबर ये है कि जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, जो बम से हमला किया गया था, आतंकी ब्लास्ट उसे मान लिया गया है, आतंकी हमला उसे मान लिया गया है। अब दिल्ली में एंट्री करते हुए आतंकी उमर दिखा है। ये वही व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और इतना ही नहीं, वीडियो में मास्क पहने हुए ये घूमता हुआ नजर आ रहा है ताकि इसकी पहचान न की जा सके और पहचान ना हो, इसके लिए इसने बाकायदा मास्क पहना हुआ था। कोई भी इसे पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमर की तलाशी पहले से की जा रही थी। जब ये घटना घटी तो जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए जिसमें वो मास्क पहने हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन तुर्कमान गेट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में उसने किस तरीके से एंट्री की। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया है वो ये बताता है कि वो जगह जगह पर देखा गया है। अब ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आतंकी उमर का जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो जरा देख लीजिए। कार के अंदर का ये वीडियो है और इसके पहले भी ये जानकारी मिली थी कि उसे कई जगह पर देखा गया। तुर्कमान गेट पर उसे देखा गया था, इसके अलावा एक पेट्रोल पंप पर उसे देखा गया था। हालांकि वो 29 तारीख का वीडियो बताया गया था, पुराना वीडियो था। लेकिन ये व्यक्ति पिछले 2 साल से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करता था, वहां पर रहता था और इसके साथ उसने इस पूरे ब्लास्ट को तैयार किया। किस तरीके से इसे अंजाम देना है, इसकी तैयारी उसकी तरफ से की गई थी। आतंकी उमर का ऐसे में एक और नया सीसीटीवी जो सामने आया वो देखिए। ये व्यक्ति हर वक्त मास्क लगा करके घूमता था और इसके पहले जब ये तस्वीर आई थी कि उसने शाम 6:52 पर इस घटना को अंजाम दिया, उससे जुड़ा हुआ जो वीडियो सामने आया था उसमें भी उमर ने मास्क पहना हुआ था। बार बार उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मास्क पहन करके वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति मास्क पहन करके हालांकि खुले में घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन अपनी पहचान जरूर छिपाता है। और एक और ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। डॉक्टर अदील ने जम्मू कश्मीर में चिपकाए थे पोस्टर। 11 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था, सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया गया था। ये डॉक्टर अदील है, इसकी भी गिरफ्तारी अब हो गई है। अब देखिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आ रही है। डॉक्टर अदील को लेकर के पहले से ही इसे ढूंढा जा रहा था। डॉक्टर अदील ने जम्मू कश्मीर में पोस्टर चिपकाए थे। ये इस पर आरोप लगे 11 अक्टूबर को श्रीनगर से ये दिल्ली आया था। इसके बाद ही इसकी छानबीन उन पोस्टर को चिपकाने वाले के रूप में की गई थी और यहीं से ये पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। सहारनपुर में इस व्यक्ति को देखा गया, इसकी गिरफ्तारी भी होती है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आपको वो एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं, ये मास्क पहने हुए जिसे आप देख रहे हैं, यही डॉक्टर उमर है जिसने विस्फोट से भरी हुई कार को पहले 3 घंटे तक कार को पार्किंग में खड़ा किया और उसके बाद 6:52 पर रेड लाइट पर आता है और ये कार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। किस तरीके से 13 मासूम लोगों की जान चली गई इस पूरे हादसे में और इतना ही नहीं 30 से ज्यादा लोग घायल रहे हैं। अब देखिए ये व्यक्ति किस तरीके से अपनी पहचान छिपाने के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि ये अपनी पहचान छिपा पाए और ये किसी को भी समझ में ना आए कि ये था कौन। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक हम आपको बोर्डिंग पास की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बोर्डिंग पास जो है वो निकल करके सामने आया। 31 अक्टूबर 2025 का है ये, श्रीनगर। इसमें आप देख सकते हैं श्रीनगर, फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली ये लिखा हुआ है और ये इंडिगो का फ्लाइट का जो बोर्डिंग है वो है। यानी ये किस तरीके से यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, उसके बाद फरीदाबाद और अलग अलग जगह पर जाकर के इनका जो पूरा प्लान था वो कामयाब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले ही सोमवार सुबह की अगर मैं बात करूं तो 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है। इसके बाद ही जांच एजेंसियों के रडार पर डॉक्टर उमर था। उमर की तलाशी जब की गई, जब उसके बारे में पता चलता है तो उसे खोजने की कोशिश की जाती है और यही होता है कि जब खोजते खोजते पुलिस उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही होती है, वो अपनी गाड़ी उठाता है जिसमें विस्फोटक सामग्री होती है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये ब्लास्ट रेड फोर्ट के पास हो जाता है
अब इस सब के बीच जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि ये तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। ये कोई नई तैयारी नहीं थी, ये पहले से तैयारी कर रहे थे। और श्रीनगर में जब पोस्टर लगते हैं तब जाकर के इस बात का खुलासा होता है कि ये कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर में लगे पोस्टर को देखते हुए इन व्यक्तियों की तलाश शुरू करती है और जिन लोगों तक पहुंचती है उनके पास से AK-47 मिलता है, उनके पास से विस्फोटक सामग्री मिलती है। और इसमें सबसे पहला जो नाम निकल करके सामने आता है वो नाम होता है डॉक्टर उमर का। इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस के द्वारा फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में जगह जगह छापेमारी की जा रही थी ताकि इसे पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा होता उसके पहले ही ये व्यक्ति भाग निकलता है। एक और खबर आपको बताते हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में दरअसल लश्कर की बैठक हुई है। लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर इसमें शामिल होते हैं। अब कौन कौन कमांडर शामिल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में जो लश्कर की बैठक हुई है, क्योंकि पीओके जो है वो पूरी तरीके से इन आतंकियों का गढ़ हो चुका है और यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में सबसे बड़ा हमला भी किया गया था भारत की तरफ से, वॉर भी की गई थी। और आतंकी अब्दुल रऊफ ये वो व्यक्ति है जो कि लश्कर का उप प्रमुख बताया जाता है। ये उप प्रमुख है जो कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के बीच में एक तरीके से पुल का काम करता है। दोनों ही संगठन के आतंकियों को बांध करके रखता है। आतंकी अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ ये वो लोग हैं। रिजवान हनीफ इसमें दरअसल उप प्रमुख है जो कि दोनों ही के बीच में एक तरीके से पुल बना करके रखने का कार्य करता है। अब ये जब मिलते हैं तो जो तस्वीर निकल करके सामने आती है वो और ज्यादा चौंकाने वाली होती है। किस तरीके से फूल माला पहना करके स्वागत किया जाता है और उनके चेहरे पर जो हंसी दिखती है, जो जोश और उत्साह दिखता है, वो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद दिखता है कि देखिए हमने वो कर दिया जो हमें करना था। क्योंकि अगर बात डॉक्टर उमर की जाए तो ये सब गए हुए थे कहाँ, तुर्की में जाकर के इनकी जैश-ए मोहम्मद से वहां पर जाकर के मुलाकात होती है, उनके आकाओं से मुलाकात होती है और आकाओं से मुलाकात होने के बाद ये जो पूरा प्लान है वो तैयार किया जाता है। इन्हें इनके आकाओं की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत के अलग अलग हिस्से में फैल जाओ ताकि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। एक दो नहीं बल्कि चार गाड़ियों को ब्लास्ट करने की तैयारी इनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन ये ऐसा कुछ कर पाते उसके पहले ही पुलिस इन तक पहुंच जाती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस थी कि एक बड़ा धमाका होते होते रह गया। इनके जो मंसूबे थे उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया था। डॉक्टर उमर घबराहट में, पैनिक में अपनी गाड़ी उठाता है, उसमें कुछ विस्फोटक सामग्री भरता है और उसे लेकर के जाता है। इस पूरे मामले में और भी खुलासे होते हैं। खुलासा ये होता है कि इस व्यक्ति को कनॉट प्लेस में ब्लास्ट करना था और इसका एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें ये व्यक्ति कनॉट प्लेस के आसपास अपनी गाड़ी लेकर के घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन 3:19 पर ये अपनी कार पार्किंग में लगाता है रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता है तो आधे घंटे के भीतर ये ब्लास्ट हो जाता है। अब दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान दरअसल खौफ में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अब कहीं भारत कोई बड़ा कदम ना उठा ले। पीओके में मौजूद आतंकियों का हैरान करने वाला जो वीडियो सामने आया वो आपको देखना चाहिए। पीओके में मौजूद आतंकवादी जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। उधर जांच की रही है और एजेंसियों के मुताबिक आतंक के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत इस बार कौन सा कदम उठाएगा, किस तरीके से इन्हें मजा चखाएगा। दिल्ली में ब्लास्ट, आतंकियों का जश्न, लश्कर कमांडो की बैठक। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का वो मंजर सभी को याद है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए इस धमाके में कई लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हो गए। सदमे और मातम के बीच जांच एजेंसियों ने कमान संभाली। देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस दौरान आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और इसके तार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ गए।
गिरफ्तार आतंकियों के लिंक लश्कर से मिले। डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश की महिला विंग के लिए आतंकियों की भर्ती करती थी, तो वहीं डॉक्टर मुजम्मिल भी लश्कर कमांडर के संपर्क में था। मातम, जांच और एक्शन के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक बैठक हुई, जिसमें आतंकियों के टॉप कमांडरों ने हिस्सा लिया। आपको आगे की बात बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं कि आतंकी कितने खुश नजर आ रहे हैं। या फूलों की बारिश हो रही है। टॉप कमांडर का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पीओके के कोटली में हुई। इसमें लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ शामिल हुए। इन दोनों ही आतंकवादियों पर फूलों की बारिश की गई। इस बैठक में आतंकी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा के पीओके यूनिट का डेप्यूटी कमांडर है। साथ ही लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका भी निभाता है। वो हिलाल उल हक ब्रिगेड नाम की एक संयुक्त कॉम्बैट यूनिट की कमान भी संभालता है। खबर है कि ये ब्रिगेड लश्कर और जैश का साझा गठजोड़ है, जो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ के नाम से सक्रिय बताई जाती है। सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी हबीब ताहिर भी रिजवान हनीफ के ही संपर्क में था। इस कड़ी से यह साफ होता है कि पीओके में बैठे आतंकी अब भी घाटी और भारत के अन्य हिस्सों में सक्रिय मॉड्यूल से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए ही पीओके में हुई इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और भारत के अंदर मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने पर भी चर्चा की गई। खुफिया सूत्रों का कहना है कि हालिया दिल्ली विस्फोट के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और भारत के अंदर स्लीपर सेल्स को सक्रिय करने पर चर्चा की गई। हालांकि पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क के गुर्गों ने भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया हो, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की शह पर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। इन ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें रेकी करने समेत कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन लोगों को मजहब के नाम पर बरगलाया जाता है। उन्हें जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने के लिए उकसाया जाता है। इन कैंप्स में बाकायदा मसूद अजहर समेत दूसरे टॉप आतंकवादी ट्रेनिंग देने आते हैं। अब आइए आपको वो जख्म याद दिलाते हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को दिए। मुंबई हमला सभी को याद होगा। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को लगभग बंधक बना लिया था। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया था। साथ ही उसके बाकी साथियों को मार गिराया था। कसाब के बयानों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आतंकियों को कितना कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। आतंकवादियों ने 18 सितंबर 2016 को उड़ी के आर्मी कैंप पर हमला किया। कायर आतंकवादियों ने सोते हुए जवानों पर हमला किया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। हालांकि भारत ने इस हमले के तुरंत बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की। खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी जुटाई। वारदात में शामिल आतंकियों की पहचान की गई, जिसके बाद भारतीय जवान सीमा पार आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स में दाखिल हुए। उन्होंने इस हमले के लिए जिम्मेदार सभी आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला किया, जिसमें विस्फोटकों से लदी गाड़ी को सीआरपीएफ की गाड़ी से भिड़ा दिया गया था। हमले में कई सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक की और पीओके में मौजूद आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया।
आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी हमला किया, जहां उन्होंने सैलानियों को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले के जवाब में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत की गरजती मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर गिरी और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। यही नहीं, पाकिस्तान सेना के अहम ठिकाने भी सुरक्षित नहीं बचे। भारतीय जवानों ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को नाकाम कर दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के कई जवान, विमान और मिसाइलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। आखिरकार पाकिस्तानी सेना के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने यह हमले बंद किए। इस हमले में पीओके में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी तबाह हो गए। खबरों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर के कई आतंकी रिश्तेदार भी इन हमलों में जहन्नुम पहुंच गए। अब पाकिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली को गहरा जख्म दिया। जिसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान में बैठकों का दौर शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर खौफ से भर गए हैं। कि कहीं भारत एक बार फिर से हमला न कर दे। पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर एरिया के लिए नोटम तक जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की गई है, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाने का दावा जरूर किया जाता रहा है। और अब आतंकियों की बैठक में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आने के बाद ये बात पुख्ता होती जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी ही इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैं और अब जरूरत है उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात होगी यूक्रेन और ब्रिटेन की, क्योंकि वो रूस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दरअसल रूस की एजेंसी एफएसबी ने यह आरोप लगाया है कि रूसी पायलट को रिश्वत देने की पेशकश की गई है, लेकिन ये पेशकश क्यों की गई है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि यूक्रेन और ब्रिटेन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? रूस के खिलाफ साजिश कर रहा है। और रूस की एजेंसी एफएसबी ने ये आरोप लगाया है, उन्होंने ये आरोप लगाया है, बड़े आरोप है ये, कि रूसी पायलट को रिश्वत देने की पेशकश की गई। नाटो बेस पर रूसी प्लेन क्रैश कराने की साजिश की गई। यानी ये एक इतनी बड़ी तैयारी थी। आप समझिएगा कि अगर ये हो जाता तो सीधे सीधे से नाटो पर हमला माना जाता। नाटो पर हमला यानी कि फिर नाटो भी जाकर के यूक्रेन के साथ मिलता और रूस के साथ इस जंगे मैदान में कूद जाता। लेकिन ये सब कुछ हो पाता? एफएसबी ने ये पहले आरोप लगा दिए कि ऐसी तैयारी की जा रही है, किसकी तरफ से? यूक्रेन और साथ ही ब्रिटेन की तरफ से की जा रही है कि जाइए और जाकर के जो नेटो का एयरबेस है वहां पर अपना ये जो जंगी जहाज है उसे क्रैश करा दीजिए। ऐसे आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ना तो यूक्रेन की तरफ से सामने आई है और ना ही इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से सामने आई है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर इधर पर नाटो एयरबेस पर जंगी जहाज क्रैश हो जाता तो सीधे सीधे से हमला मान लिया जाता कि नाटो पर हमला कर दिया गया है। तो अब सबको लड़ना होगा। किसके खिलाफ लड़ना होगा? ये लड़ना होगा रूस के खिलाफ। और यही वजह है कि एफएसबी ने ये बड़े आरोप लगाते हुए कह दिया है
कि देखिए जो भी तैयारी इनकी तरफ से की गई थी उसे हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। अब रूस ये कह रहा है कि ऐसी तैयारी अगर इनकी तरफ से की जा रही थी तो ये तो उकसावे वाली चीजें थी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर ना तो ब्रिटेन की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही यूक्रेन की तरफ से कुछ कहा गया। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी सबसे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं। रूस का यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन के ये ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है और अब यही हो रहा है। अब ये जो पूरी लड़ाई है वो ऊर्जा ठिकानों तक जा पहुंची है। कीव से डोनेत्स्क तक ये हमला हुआ है। रूस ने इस दौरान यूक्रेन के 12 पावर स्टेशन तबाह कर दिए हैं ताकि जो बिजली सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाए और सर्दियों में कीव को, यूक्रेन को ये मुश्किलों का सामना करने पड़े। ये देखिए ये किस तरीके से एक करके ये जो ताबड़तोड़ मिसाइलें हैं वो कीव की तरफ दाग दी गई हैं ताकि वहां पर जो भी पावर स्टेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए और 12 पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया। राजधानी कीव के कई इलाकों में अब अंधेरा भी देखा जा रहा है क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो गई है। एक तरफ रूस है जो कि यूक्रेन पर इस तरीके से हमला करता है कि पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाए, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हमला किया जाता है कीव की तरफ से कि जो भी रशिया की पेट्रोलियम कंपनी है उन्हें बंद कर दिया जाए, आर्थिक कमर जो है आर्थिक तौर पर उसे तोड़ दिया जाए। अब ये पूरी लड़ाई ऊर्जा तक जा पहुंची है। रूस और यूक्रेन यही कर रहा है एक दूसरे पर वार करके। रूस ये करता है कि वो पावर स्टेशन तबाह करेगा, सर्दियां बढ़ेगी, सर्दियों में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन ये करता है कि उसकी आर्थिक कमर यानी रूस की आर्थिक कमर तोड़ेगा और उन्हीं इलाकों में जाकर के वो हमला करता है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। रूसी एजेंसी ने यह बड़ा खुलासा किया है जिसमें यूक्रेन पर ब्रिटेन के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगा है। हालांकि साजिश का पहले ही खुलासा हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये कदम विश्व युद्ध के आगाज की वजह तो नहीं बन जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको समझाते हैं। रूस के खिलाफ ब्रिटेन यूक्रेन की साजिश। पुतिन के परमाणु जखीरे में सेंध। रूसी पायलट को रिश्वत की पेशकश। रूस का फाइटर विमान MiG-31 और उस पर तैनात किंझल मिसाइल। ये जब एक साथ उड़ते हैं तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुश्मन के ठिकाने के अंदर तक जाकर MiG-31 हमला कर सकता है। और उस पर तैनात किंझल मिसाइल दुश्मन को मिट्टी में मिला देती है। यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो किसी भी महाशक्ति को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। अब पुतिन के इसी जखीरे में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने बड़ी साजिश की है। यह दावा किया है रूस की एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSB ने। ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन की अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो यकीनन दुनिया में तबाही की एक नई इबारत लिख जाती।
दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की आग से झुलसने लगती। क्योंकि एक तरफ सभी नेटो देश होते और दूसरी तरफ होता रूस और उसके सहयोगी देश। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने रूस के खिलाफ साजिश रची, जिसके तहत किंझल मिसाइल से लैस एक मिग फाइटर विमान चुराने की कोशिश की गई। इसे कथित तौर पर नेटो के बेस पर क्रैश किया जाना था। ताकि इसका आरोप रूस पर लगता और सभी नेटो देश रूस पर हमला कर सकते थे। एफएसबी ने इस साजिश को उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। एफएसबी की ओर से कहा गया है कि यूक्रेनी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की बड़े पैमाने पर उकसावे की योजना नाकामयाब हो गई। दावा है कि इसके लिए बाकायदा रूसी पायलटों को रिश्वत की पेशकश की गई और वो भी कोई मामूली रकम नहीं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए रूस के पायलटों को बाकायदा $30 लाख की पेशकश की गई। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने कई रूसी पायलटों से संपर्क किया, उन्हें पैसों और लग्जरी लाइफ का लालच दिया। साथ ही उन्हें किसी भी यूरोपीय देश में बसाने और नई जिंदगी शुरू करने की पेशकश की गई। अब आइए आपको बताते हैं कि इस साजिश के तहत क्या-क्या किया जाना था। एफएसबी के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने रूसी पायलटों से संपर्क किया, उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एक मिग 31 फाइटर जेट लेकर काला सागर के पास नेटो एयरबेस तक आना था, जहां उसे या तो रोका जाता या मार गिराया जाता। हालांकि इससे पहले ही पायलट को इजेक्ट कर जाना था और रूस पर नेटो एयरबेस पर हमले का आरोप लग जाता। एफएसबी के इस दावे के सामने आने के बाद पूरे यूरोप में दहशत है, क्योंकि सभी देश रूस की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी आग बबूला है। वो नेटो देशों के खिलाफ एक्शन का आदेश दे सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन और यूक्रेन ने नेटो बेस पर हमले की यह साजिश क्यों रची, आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। नेटो बेस पर रूसी फाइटर जेट से हमला कर रूस को फंसाने की तैयारी थी, ताकि अमेरिका और सभी नेटो देश मिलकर रूस पर हमले के लिए मजबूर हो जाते। यानी अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह बन सकती थी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। कुछ रूसी पायलटों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद इस साजिश पर से पर्दा उठ गया। अब आइए आपको बताते हैं कि किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये कितनी खतरनाक है।
किंझल मिसाइल रूस की सबसे भरोसेमंद और बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस इसे हाइपरसोनिक मिसाइल मानता है। ये मिसाइल बेहद तेजी से उड़ती है। इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। ये मिसाइल 9K720 इस्कंदर M सिस्टम पर आधारित है। किंझल मिसाइल को राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2018 में रूस की अगली पीढ़ी के हथियारों में शामिल करते हुए पेश किया था। ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने की काबिलियत रखती है। इसका वजन लगभग 480 किलोग्राम तक होता है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। किंझल मिसाइल की लंबाई लगभग 8 मीटर और वजन लगभग 4300 किलोग्राम होता है। ये ध्वनि की रफ्तार से करीब 10 गुना यानी मैक 10 की स्पीड से दुश्मन के ठिकानों की ओर बढ़ती है और उन्हें नेस्तनाबूद कर देती है। एफएसबी के खुलासे के बाद रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ सकता है। रूस लंबे समय से ब्रिटेन को अपने प्रमुख विरोधियों में से एक मानता रहा है। वो ब्रिटेन पर यूक्रेन को जंग में मदद करने और रूस में सीक्रेट ऑपरेशन चलाने का भी आरोप लगाता रहा है। क्रेमलिन का दावा है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां यूक्रेन को रूसी क्षेत्र के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन चलाने में मदद कर रही हैं। उधर ब्रिटेन का दावा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला क्षेत्रीय कब्जे का प्रयास है। ब्रिटेन लगातार रूसी एजेंसियों पर यूरोप को अस्थिर करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने बेल्जियम में। दूसरी तरफ नाटो और रूस के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। पूरा यूरोप सुलग रहा है। तो अब जर्मनी ने भी हुंकार भर दी है। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है, क्योंकि डर यही है अगर रूस ने यूक्रेन के बाद पोलैंड की तरफ कदम बढ़ाया तो यूरोप का हर मोर्चा जल उठेगा। यानी हालात बिगड़ चुके हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब दूर नहीं नजर आ रही है। तो ये पूरी स्थिति अभी भी नाटो देशों के बीच में, रूस के बीच में बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। रूस और नेटो के बीच तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध के कगार तक पहुंच चुकी है। यूरोप के आसमान पर मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का साया। रूस के आक्रामक तेवरों से यूरोप हिल चुका है। ब्रिटेन में हथियारों की चमक बढ़ रही है। जर्मनी फिर से अपनी सेना को तैयार कर रहा है और नेटो के अंदर गूंज रही है एक चेतावनी की, रूस अब नहीं रुकेगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो अगला टारगेट होगा पोलैंड। Отделение к бою готово. Ворон прием. По координатам 82-14-8. नेटो के पूर्व चीफ का ये बयान पूरे यूरोप के दिल में डर की दस्तक है। उन्होंने साफ कहा कि रूस की चाल अब रुकने वाली नहीं है। अगर यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो अगला युद्ध यूरोप की धरती पर होगा।
यानी यूक्रेन अगर गिरा तो पोलैंड पर गिरेंगे रूसी बम, और अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन पहले ही मैदान में उतर चुका है। थल, जल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी तेज है। नए हथियार, नई रणनीति और पुराना इरादा, रूस को हर कीमत पर रोकना है। लंदन के रक्षा दफ्तरों में मीटिंग्स जारी है। रात दिन जंगी योजनाएं बनाई जा रही हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ब्रिटेन के पीएम ने सेना को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए हैं। ब्रिटेन का संदेश साफ है कि अगर यूरोप जंग में कूदेगा तो हम सबसे आगे होंगे। उधर जर्मनी भी अब चुप नहीं बैठा है। जिस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों से दूरी बना ली थी, वही अब अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। युवा जर्मन अब फिर से यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। नए टैंक्स, नई मिसाइलें और नई रणनीतियां, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जर्मनी का ये बदलाव यूरोप के बाकी देशों के लिए संकेत है कि अब समय कूटनीति का नहीं, तैयारी का है। रूस की धमक और नेटो के डर यूरोप को एक बार फिर उस दौर में ले जा रहे हैं जहां युद्ध की परछाई फिर से लौट आई है। क्रेमलिन से निकल रहे बयानों का लहजा साफ है कि रूस पीछे नहीं हटेगा और जो रास्ते में आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहा कि यूक्रेन सिर्फ शुरुआत है, हम अपनी सुरक्षा किसी की दया पर नहीं छोड़ेंगे। यानी यूक्रेन एक युद्ध है, लेकिन रूस के लिए ये सिर्फ एक अभ्यास था। नेटो हेडक्वार्टर में मीटिंग्स का सिलसिला थम नहीं रहा। पश्चिमी यूरोप के नेता एक ही बात कह रहे हैं, अगर रूस नहीं रुका तो हम कूदेंगे, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक देश नहीं है, वो यूरोप की सीमाओं की ढाल है। अगर वो ढाल टूट गई तो पोलैंड, लिथुआनिया और बाल्टिक देशों के लिए रूस के टैंक सिर्फ घंटों की दूरी पर रहेंगे। और याद रखिए, पोलैंड नेटो का सदस्य है। पोलैंड पर हमला यानी नेटो पर हमला।
और नेटो पर हमला मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा सभी नेटो सदस्य युद्ध में उतर जाएंगे। रूस के पास है 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार और अमेरिका के पास है जवाब देने की ताकत। दोनों तरफ हथियारों का जखीरा है, इतना कि पूरी धरती को कई बार तबाह किया जा सके। एक गलती, एक मिसाइल और पूरा यूरोप राख में बदल सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो सिर्फ यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, खाद्य संकट गहराएगा, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरेंगे और दुनिया में महंगाई का नया तूफान उठेगा। यूरोप के उद्योग ठहर जाएंगे, एशिया के बाजार डगमगा जाएंगे और भारत जैसे देश जो रूस और यूरोप दोनों के साथ व्यापार करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत के लिए ये कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एक तरफ रूस पुराना दोस्त, दूसरी तरफ यूरोप बड़ा व्यापारिक साथी। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बचानी होगी और वैश्विक संतुलन भी। कूटनीति की डोर खिंच चुकी है और दिल्ली को बहुत संभल कर चलना होगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।